हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आज का जो सेशन है वो क्या होने वाला है। तो आज का सेशन हमारा ऐतिहासिक रहेगा। बता दूँ, आपको पहले से ही पता होगा कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका 15 और 16 मार्च को होना है। ये बातें आपको पता होंगी और इसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका ये वीडियो बनाया जा रहा है, जहाँ पे फुल ऑन आपका रिवीजन क्लास यहाँ पे होने वाला है। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगी उसमें क्या सब चीज़ें रहेंगी। तो उसमें आपको साहित्य का इतिहास देखने को मिलेगा, पूरा ग्रंथ, आदिकाल, भक्ति काल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, उसके बाद रीति काल, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर और प्रयोगवाद। इसके बाद हम देखें तो नाटक एवं एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाएं। पुरस्कार में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और कुछ अन्य पुरस्कार संबंधित यहाँ पे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे भाषा सम्मान, मंगला पारितोषिक और भी बहुत सारे जो हैं अन्य आपके पुरस्कार से प्रश्न आते हैं वो रहेंगे। और पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न रहेगा, जितनी भी पत्रिकाएं हैं आपकी, और विविध प्रश्न भी, मिसलिनियस क्वेश्चन भी आपके कुछ देखने को मिलेंगे। टोटल मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 625 प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। और ये 625 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी मानी जाएगी, क्योंकि लास्ट समय पे जो है मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आज ही आपको 625 क्वेश्चन करवा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिन में करेंगे लगभग 12-13 घंटे का वीडियो हो जाएगा और इतना क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाएंगे एक बार में। तो ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, चीज़ों को ऐसे पढ़िए जैसे कि क्वेश्चन में हमें आना है, जैसा क्वेश्चन में एग्ज़ाम आता है। बहुत ज़्यादा ना पढ़ के हम ऐसी चीज़ें पढ़ें जो परीक्षा में आता है। तो अगर एक कंसाइज वे में ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, और बहुत ही परीक्षा में आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको मैंने सोचा है, ये जो 625 वीडियो है इसको मैं 200 क्वेश्चन के रूप में आपको कराऊंगी। 200 क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसको 600 होता और 25 हम इसी में जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो 3 दिन में आपका पूरा हिंदी साहित्य में जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वो सब आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन की दृष्टि से ये क्लास को आप देखें, और अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी साहित्य का, वहाँ से आप डिटेल में क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊँगी ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न जो आपका है वो इसमें रहेगा। तो ये पूरा आपको यहाँ पे लेके चलना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं आपको बस एक ही सलाह देना चाहूँगी, इस समय जब आपका नज़दीक है एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा नहीं भटकना है, कंसाइज वे में चीज़ों को पढ़ना है और ऐसे समझना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, तो वहीं से आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनको अच्छे से कंप्लीट कर दूं। और इसके साथ आप अगर जीके वाला पार्ट की बात करें तो जीके आप मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये क्वेश्चन आप यहाँ से जो मैं करवा रही हूँ प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको एकदम टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ, ठीक है, वो आपको कर लेना है। और इसके बाद मैं बात करूं तो साइंस की क्लास आपकी आ रही है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की क्लास आ रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें हमने क्लास 6 और क्लास 7 को फिनिश कर लिया है, क्लास 8, 9, 10 हमें अभी करना है। तो ये 3 हम तो अभी बहुत ही ज़्यादा आपको भटकना नहीं है, कोई एक अच्छी सी जगह पकड़िए और बस रिवीजन कीजिए। तो इस वक्त आपको जो सलाह मैं आपको दे सकती थी वो यही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और सिलेक्टिव चीज़ें पढ़िए, बहुत ज़्यादा अभी आप प्रश्नों के पीछे मत भागिए। तो ये जो 625 प्रश्न आपका हिंदी साहित्य, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य घुस गया है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 10,000 क्वेश्चन भी हम करेंगे तो भी हिंदी साहित्य हमारा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा आपका टॉपिक, मैं आपको टॉपिक का नाम यहाँ पर दे दिया, आपको मैंने बताया, तो सभी को आप देख सकते हैं, कुछ भी आपका छूटा नहीं है, हर एक चीज़ हम करेंगे। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही ये फील होगा अंदर से कि आप बहुत ही अच्छी जगह पे हैं और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए, अभी
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आप मेरे चैनल पे पहुंच पाइएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहे आपके प्रश्न। तो चलिए, आपको जितनी भी चीज़ें हैं हमने बता दिया, आपको जो भी मेरा प्लान था कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो 3 दिन हमें लगेगा, 3 डेज़ का चैलेंज है और ये 3 दिन में हमें पूरा अपना हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, एक एक पार्ट को कंप्लीट करना है। और इस तरह से आप लेकर चलेंगे तो बिल्कुल आपकी सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो पेशेंस रखें और पेशेंसफुली सभी को कंप्लीट देखिए। वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह होगा। आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके जितने भी कांटेक्ट में हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें। सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है। चलते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का विभाजन काल नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल तो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हमारा जो इसमें विभाजन हुआ था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में हमारा विभाजित हुआ था, हम सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका आधुनिक काल भी है, भक्ति काल भी है, रीति काल भी है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त काल, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डेट आपको याद रखना है। देखिए विक्रमी संवत में यहाँ दिया हुआ है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो इसको ज़रूर अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और कंप्लीट चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, तो परेशान नहीं होना है और सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप सभी डेट को देख सकते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन 1-2 पूछा जा सकता है। अगर देखिए आपका इसमें ईस्वी में क्वेश्चन रहता है या फिर आपका ईस्वी में ऑप्शन होता है तो कैसे पहचानेंगे। इसी में आप 57 को माइनस कर देंगे, विक्रमी संवत में 57 माइनस कर देंगे तो आपका ईस्वी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ईस्वी में दिया होगा तो 57 को प्लस कर देंगे तो विक्रमी संवत में आपका यहाँ पे आ जाएगा डेट। तो इसको ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभाजित किया गया है। तो हम सभी जानते हैं 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो सर्वमान्य है उसे ही हम लेकर चलेंगे। और शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में बताना है यहाँ पे। तो किसका है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप पूरा इतिहास ग्रंथ को अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा इतिहास ग्रंथ अच्छे से क्वेश्चन कराया गया है कंप्लीट। पर यहाँ भी हम क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, तो हम पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप भटके बिना यहीं पे अगर अस्थिर से देखते हैं तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि से हिंदी शब्द सागर, ये सब जो है शुक्ल जी का है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का अंजलि, अभिशाप, निशित, जौहर, चित्तौड़ और पिता, ये राम कुमार वर्मा की रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन कौन सा आपका प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय। ठीक है, नाथ संप्रदाय किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये भी ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा का देख लीजिए, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति, ये इनका 4 जो रचना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेमचंद और उनका युग, एक एक जो है मोती के समान यहाँ पे है सभी प्रश्न आपके, और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है आदिकाल का संभावित समय आरंभ होता है कब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1050 से 1375 माना है शुक्ल जी ने, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दोहरी नामकरण की पद्धति किसने अपनाई, तो रामचंद्र शुक्ल ने ही अपनाई थी। आप देख सकते हैं इन्होंने 2-2 नाम रखा है, आदिकाल और वीरगाथा काल।
तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो शुक्ल जी ने कहा। तो इस तरह से आप कंसाइज वे में पढ़ेंगे तो चीज़ें एक बार में आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो इसको ध्यान देंगे। पूर्व मध्यकाल किसको कहा है, भक्ति काल को कहा है। उत्तर मध्यकाल किसको कहा है, रीति काल को कहा है। आधुनिक काल किसको कहा है, गद्य काल को कहा है। तो ये ध्यान रखिए, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका डेट है 1050 से 1775, ये आपका विक्रमी संवत में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही। तो आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करना है, स्वर्ण युग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है, जबकि जॉर्ज गिरियर्सन ने इन्हें स्वर्ण काल कहा है। बहुत छोटा सा चेंज है, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत करवा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। स्वर्ण काल की संज्ञा भक्ति काल को किसने दी है, जॉर्ज गिरियर्सन ने दी है। लेकिन स्वर्ण युग किसने कहा है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो काफ़ी लोग इसको गलत कर देंगे, तो इसको आप ध्यान रखें। और चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है, इसको भी ध्यान रखें। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है, जबकि जॉर्ज गिरियर्सन ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। और रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। एक एक चीज़ देखिए आप, 10-10 क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, एक में से काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। आगे चलते हैं। पूर्व मध्य यहाँ पे बताना है, पूर्व मध्य काल का समय कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका अभी हमने देखा भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रमी संवत, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आसान है, इसको आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है, भक्ति काल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व मध्यकाल किसने कहा है, शुक्ल ने कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिकाल को वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, और पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, और आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है। ये सब आपका नामकरण शुक्ल जी के अनुसार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो काल विभाजन का पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, तो जॉर्ज गिरियर्सन आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप होल्ड कीजिए और अपने जो कन्फ्यूज़न दिमाग में आपने पाल रखा है उसको भी आप दूर कीजिए। पहली बार काल विभाजन की बात की जा रही है। अगर पूछा जाए हिंदी साहित्य को लिखने का पहला बार प्रयास किसने किया, तब आपका गारसादा तासी होगा। एक एक चीज़ क्लियर कीजिए अच्छे से, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को अगर आप देखिए 3 दिन में आपका पूरा हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जाएगी वो सब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि क्या सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और इतने कंसाइज वे में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट आपकी कोई प्रिपरेशन या प्रैक्टिस हो सकती है। तो बिल्कुल भटके बिना अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलते हैं आगे। मिस्र बंधु का भी आप जान लीजिए। मिस्र बंधु की रचना है यहाँ पे, और इनकी कौन सी रचना है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिस्र बंधु की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और 3 भाइयों ने मिलकर लिखा है। ये भी मैंने आपको करवा रखा है पहले से ही, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे ये क्वेश्चन भी आपका आएगा ही। आगे चलते यहाँ पे बताना है बीज वपन काल किसने कहा है। तो किसने हिंदी साहित्य के प्रथम काल खंड को यानी कि आदि काल को, देखिए भाषा को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाषा नहीं समझेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो प्रथम काल खंड किसको कहेंगे, आदि काल को। तो आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको
बिल्कुल ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। और नामकरण में देख लीजिए, मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है, मिस्र बंधु ने। और यहाँ पे बात की जाए तो गणपति चंद्रगुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा है, और मिस्र बंधु का आरंभिक काल भी आ जाता है। ठीक है, आरंभिक काल भी आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे आरंभिक काल भी इसमें मिस्र बंधु के नाम से आपका देखने को मिलता है, ज़्यादातर प्रारंभिक आपका देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बताना है रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज क्यों रहना है भैया। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्व में सभी लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, विश्व में सभी लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और कुछ करे ना करे श्रृंगार जरूर करते हैं। तो यहाँ पे आपको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार से हमको याद हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ से देख सकते हैं कितनी ही बार आपका पूछा गया है क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो इनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक इतिहास, काव्यांग कौमुदी, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है कि किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक, ये देखिए अनुवादित है, ये अनुदित है, इसको भी ध्यान रखें। ये सब क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे अगर आपने मेरा इतिहास ग्रंथ वाला पूरा वीडियो देखा है। 3 वीडियो है इसमें, इतिहास ग्रंथ का अगर आपने देखा है तो आप ज़रूर सारे क्वेश्चन का हल कर पा रहे होंगे। ये अनुदित है, किसकी है, तो ये भी अभी हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। किसका किया था हिंदी साहित्य का प्रथम, तो देखिए इस्तेवार लाएतुर एंदुई हिंदुस्तानी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और भी हैं इधर द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर और हिंदुस्तान, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में आपका ये देखने को मिला है। और ये जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ से अनुदित किया है ये किशोरीलाल ने। ठीक है, किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, जो पुस्तक है वो जॉर्ज ग्रियाहन का है, अब्राहम ग्रियर्सन का है। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो इसकी अन्य अगर रचना की बात की जाए, सूरसागर की टीका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी, किशोरीलाल गुप्त। आगे चलते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं, अभी प्रैक्टिस क्या चल रहा है ये, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जो कि हमने 200 सोचा है, तो 200 हमें कंप्लीट करना है, तो इसीलिए अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि फिर आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए 17 मिनट हो चुका है और अभी हम 12 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, तो अभी हमें जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। हिंदी साहित्य को हर आपको समझ में सब आ जाएगा, इसकी चिंता आप ना करें। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने माना है, तो देखिए ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये कथन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। कितने सारे एग्जाम में आज आया है ये आप देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, और इसके जो अपोजिट आंसर किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। क्या थी कहानी, ये सब आपको मैंने बताया है, तो सब वीडियो आप वो तो बाद में देखिएगा। अभी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि डिटेल में जाइए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से सभी चीज़ें वैसे आपको इंक्लूड कर दी गई है। मैंने पूरा क्वेश्चन सीरीज़ ये देखा है, तो मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसका मतलब ये है कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, तो इस्लाम में जो आक्रमण हो रही थी उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है लोग भक्ति में डूब गए, भक्ति ईश्वर की ज़्यादा आराधना करने लगे डर की वजह से। ये सब फैक्टर माना है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि ऐसा नहीं है, इसका जिस प्रकार से ये आया है अगर इस्लामी आक्रमण नहीं होता तो भी वैसे ही आता। ये किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोनों ही कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक पूछा जा रहा है कौन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गारसादा तौसी। इसकी फ्रेंच भाषा में जो रचना है वो आप
यहाँ पे देख सकते हैं गारसा तौसी, यहाँ पे इस्तेवा लाइतुर हिंदुस्तानी, ये इनकी रचना है। फ्रेंच भाषा में सबसे पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखेंगे, राम कुमार वर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो भी आपको पढ़ना है इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। जितने भी कथन करवा रही हो ना, इतने इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे ही आपको एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेगा सारा, क्योंकि आपको बहुत ही कंसाइज वे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम क्या है, साहित्य है। और ये किसने कहा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है, तो ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब जो है आदिकाल की भूमिका, ये सब जो है किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यान रखेंगे, इनकी अन्य रचना को भी आप देख लीजिए। चलते हैं आगे। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, ये बताना है कि किसका है। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, या उक्ति या कथन किसका है, ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति किसका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का रचना का ये कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। ये जो प्रसिद्ध कथन है ये किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किसने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल आदिकाल को दिया है नाम। और ये देखिए कितने सारे प्रश्न, ये कितने सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बाकियों का भी आप देख लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है, तो वर्णानुक्रम से किसने रखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गारसा तासी यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, वर्ण के अनुसार, यानी कि ए वाले जितने भी कवि हैं, ए नाम से जितने भी कवि हैं उनका पहले, फिर भी इस तरह से वर्णानुक्रम की पद्धति से किसने बनाया है, तो फ्रेंच कवि आपके गारसा तौसी। आगे चलते, किस काल को गद्य काल नाम दिया गया है, किस काल को गद्य काल नाम दिया गया है, तो गद्य काल किसको दिया गया, आधुनिक काल को। डी ऑप्शन। और ये किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है, जब से भारतेंदु जी का जन्म हुआ। तो 1850 यहाँ पे इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आप इसका डेट यहाँ पे देख सकते हैं। और आदिकाल को भी पुनः 4 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावाद उत्तर। इस तरह से आप इसका देखिए, भारतेंदु युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छायावाद का 1918 से 1936 और छायावाद उत्तर आपका 1936 से अब तक की जो रचनाएं हैं वो आपकी आ जाएगी। अब हम चलते हैं आदिकाल पे। आदिकाल से हम कुछ प्रश्न लेंगे। ठीक है, पूरे ही काल आपका यहाँ पे रिवीजन कराया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहें। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आल्हा खंड किस बोली में लिखा गया है, किस बोली यानी किस भाषा में लिखा गया आल्हा खंड, ये बताना है। तो बुंदेली यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आल्हा खंड से अगर पूछा जाए ये किससे इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका किससे हो जाएगा, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो से इम्पॉर्टेंट है ये। चलते हैं आगे, इसमें आगे बात करते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता किस भाषा की है, अपभ्रंश की। ध्यान रखेंगे, इनकी बाकी रचनाओं को भी आप देख लीजिए। पदावली, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, सब किसकी है, विद्यापति की है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो अमीर खुसरो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप मैं बात करूँ तो खड़ी बोली के जनक भी यहाँ पे माने जाते हैं अमीर खुसरो। इनके बारे में आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। चलते हैं आगे। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी तो यहाँ औरंगजेब के थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देख सकते हैं कितने सारे ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देसिल बना सब जन मिठा तय तेसन जपऊँ अवहट्ठा। तो ये जो प्रमुख कथन है ये किसका है? विद्यापति का है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रासो रचित काव्य के बारे में बताना है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे। रासो रचित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में लिखी हुई है। देखिए इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो है मतभेद देखने को मिलता है। कोई लोग रासक मानता है, कोई रासो मानता है, कोई रसायन मानता है। तो रासक कौन, रासक शैली में कौन मानता है? यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए किन लोगों ने क्या माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द से माना है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माना है। और कुछ लोग हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल दोनों में पूछा जाता है। तो शुक्ल का हो जाएगा रसायन और द्विवेदी का हो जाएगा रासक। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्वयंभू, सी ऑप्शन। इनकी पौमचर्यु जो है, पौमचर्यु रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। गौरी सवे सेज पर मुख सो केस, किसका कथन है ये? गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। तो ये आपका किसका हो जाएगा? काफ़ी प्रसिद्ध है ये और ये आपका अमीर खुसरो की ये पंक्ति है, कथन है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। खुमान रासो यहाँ पे पूछा जा रहा है। खुमान रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो दलपति विजय हो जाएंगे। तो दल के पति विजय हो गए, इसके लिए मुझे क्या है? दल का पति विजय हो गया, मुझे क्या है? गुमान है। गुमान से खुमान याद रखेंगे। जस्ट आपको याद कराने के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको जिस तरह भी याद आए, याद रह जाए, बस वही आपको याद करना है। तो खुमान रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? दलपति विजय। बस आपको याद कराने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज ना लें आप। ठीक है, तो दलपति विजय, खुमान रासो, शांगधर, हमीर रासो, नरपति नाल, बिसल देव रासो। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि पति कितने होते हैं? एक होते हैं, 20 नहीं होते हैं। तो 20 नहीं होते हैं पति, एक होते हैं। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं नरपति नाल, बिसल देव रासो। जगनीक के रचयिता हो जाएंगे आलाखंड के, आलाखंड भी इसको कहा जाता है, परमाल रासो। ध्यान रखें, जगनीक के रचयिता कौन हो जाएंगे? परमाल रासो। परमाल यानी दूसरों का माल। चोरी कौन करता है? चोर करता है। तो चोरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? जगना पड़ता है रात भर। तो उससे आप याद रख सकते हैं जगनीक। जगनीक का हो जाएगा परमाल रासो। आलाखंड परमाल रासो में ही है। अच्छा, बीसल देव रासो में मैंने आपको बता दिया था। आलाखंड माफ़ी चाहूँगी, परमाल रासो में ही आपका ये होता है। ठीक है, आलाखंड। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है। जही मन पवन न संचरी रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति रचनाकार के किस रचनाकार से ली गई है? तो ये सरहपा से ली गई है। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, यह उक्ति रचनाकार सरहपा से ली गई है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरहपा आपके प्रथम, हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। और कौन मानते हैं इसको? राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। पौमचर्यु पूछा जा रहा है, अभी भी हमने देखा। पौमचर्यु किसकी रचना है? अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। और किसकी रचना है? ये स्वयंभू की रचना है। आगे चलते हैं। छंदानुशासन पूछा जा रहा है। छंदानुशासन के रचयिता कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। तो हेमचंद्र अपभ्रंश आपके व्याकरण जो है, व्याकरण के यहाँ पे आचार्य माने जाते हैं हेमचंद्र। और छंदानुशासन भी इन्हीं की रचना है। आगे चलते हैं। संदेश रासक पूछा जा रहा है। तो संदेश, अब किसी को भी संदेश भेजना क्या है? अब दूर नहीं है। अब तो झट से व्हाट्सएप पे आप आंसर कर सकते हो, किसी को भी संदेश भेज सकते हो। पर पहले काफ़ी समय लगता था किसी को आपको भेजने में संदेश। तो संदेश भेजना क्या है? अब दूर नहीं है। तो अब्दुल रहमान, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें।
तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। और प्राकृत की पाणिनि यहाँ पूछा जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो पाणिनि अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। प्राकृत की पाणिनि जो है हेमचंद्र, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सरहपा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो अभी अभी मैंने आपको बताया अमीर खुसरो, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में हैं? तो देख लेते हैं यहाँ पे विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में हैं। तो 2 हैं आपके, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो कौन कौन है? तो यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, अवहट में अगर पूछा जाता है तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका आपका हो जाएगा। और मैथिली में पदावली है, संस्कृत में भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्व सार और दुर्गा भक्त तरंगिनी। ये सब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें आपको बता रही हूँ इसको बस एक बार अच्छे से देख लीजिए और एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। 2 बार अगर आप एक वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो पूछा जा रहा है किस काल के रचित है? तो आदि काल में रचित है। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? चंद्रवरदाई, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। तो अबुल हसन, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो का समय बताना है। यहाँ अमीर खुसरो का समय से यहाँ पे क्या माना जाता है? तो 13वीं सदी यहाँ पे आपका माना जाता है। चलते हैं आगे। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। पदावली की रचना किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है ये बताना है। तो अभी अभी हमने देखा कि ये किस में रचित थी? मैथिली में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रवरदाई की है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपके ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसकी गंभीरता आप समझ सकते हैं। बाकी जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं यहाँ पे रासो साहित्य, इसको आप ज़रूर देख लें। दल का पति विजय होता है तो क्या होता है? गुमान होता है तो खुमान रासो। नरपति नाल पति हमेशा एक होता है, 20 नहीं होता है तो बीसल देव रासो। जग के हम क्या करते हैं? पर माल पर की माल चोरी करते हैं। कौन? चोर। हम नहीं करते भैया, चोर करते हैं। तो रात को जग के चोर करते हैं परमाल की चोरी। तो परमाल रासो किसकी रचना हो जाएगी? जगनिक, रात में जग के करते हैं। नल सिंह यानी कि नल को उखाड़ के क्या करना पड़ता? शनिदेव को विजय प्राप्त करनी पड़ी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नल सिंह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? नल सिंह के रचयिता क्या हो जाएगी? विजयपाल रासो। शांगधर की रचयिता क्या हो जाएगी? हमीर रासो। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ बताना है, कौन सा होगा? तो पृथ्वीराज रासो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयचंद्र प्रकाश बताना है महाकाव्य के लेखक कौन है? जयचंद्र प्रकाश, तो यहाँ पे भट्ट केदार बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी है, ये भी याद रखेंगे। और स्वर्ण युग की संज्ञा कौन दी है भक्ति काल को? तो श्याम सुंदर दास। ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। आगे चलते हैं। बताना है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो यहाँ पे आपका रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर गाथा काल, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं। अब हम चलते हैं भक्ति काल की तरफ। तो भक्ति काल में आज हम देखेंगे अभी संत युग। संत कवि देख लेते हैं, संत कवि को कंप्लीट करेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सुंदर दास। सुंदर दास को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी दी थी, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन हुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है और आपको मैंने ये अलंकार में करवाया था। अलंकार आप चाहे तो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको अलंकार की पहली ही वीडियो मिल जाएगी। 2 वीडियो है जो कि 100 क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाके ज़रूर देखें। और यहाँ दोहे से ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किसकी है। तो किसकी हो जाएगी, ये कबीर दास की है। माला तो कर में फिरे, जिभ में फिरे मुख नाही, मुख माही, मन हुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। आगे चलते हैं, कबीर दास की भाषा को क्या कहा जाता है, तो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। और ये किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर दास की भाषा को, ये भी ध्यान रखेंगे। सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संग्रह, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आप इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये सभी रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे क्वेश्चन में, जो जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस को कीजिए, ताकि आपका आता हुआ क्वेश्चन एटलीस्ट आपका गलत ना हो। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, निर्गुण भक्ति काव्य का बताना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सूरदास को कृष्ण काव्य के हो जाएंगे, तुलसीदास राम काव्य के हो जाएंगे, केशव भी यहाँ पे नहीं होगा, ये तो रीतिकालीन में आ जाएंगे। यहाँ पे कबीर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के प्रमुख शिष्य थे, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो धर्मदास यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने बीजक का संपादन किया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो ये जो पद्यांश है ये बताना है किसका है, तो ये कबीर दास का है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है, तो देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, बिल्कुल किया है। जाति प्रथा का खंडन किया है, बिल्कुल किया है। हिंदू मुस्लिम की पाखंडता का खंडन किया है, बिल्कुल किया है। तो स्त्री पुरुष की समानता या इस पे बात बिल्कुल भी नहीं की है, इसका उपदेश इन्होंने नहीं दिया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, तो ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, कबीर दास यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन माने जाते हैं, तो सुंदर दास माने जाते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश्वर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। और वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम को माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस संप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर और नामदेव भी थे, इसको ध्यान रखेंगे। देव नाम यहाँ दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्ञानेश्वर और नामदेव भी इसके प्रमुख संत थे। तुकाराम अगर ऑप्शन में दिखे तो आप उसको मार सकते हैं। आगे चलते हैं, आलवार भक्तों की संख्या बताना है, कितनी होती है, तो 12 होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए, आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है, और नयनार भक्तों की संख्या 63 मानी जाती है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपका, एक एक फैक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आलवार और नयनार भक्त जो है दक्षिण भारत से संबंधित है, जबकि आलवार वैष्णव को मानते हैं और नयनार जो है वह शैव धर्म के उपासक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, बताना है संत सींगा किस भाषा की, क्या संत सींगा की भाषा बताना है क्या था, तो निमाड़ी यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीरदास की वानियों की भाषा बतानी है कौन सी थी, तो इनकी सदुकड़ी मानी जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है इनकी भाषा को, और इनकी 3 रचना है, रमैनी, सबद और साखी, ठीक है। रमैनी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है, सबद ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है, जबकि साखी राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है आपको कबीर की किस मुगल शासक के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट आपका पूछा जाता है, सिकंदर लोदी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे बताना है कि आलवार भक्त में कौन एक संत थी जो महिला संत थी, तो अंडाल आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 12 अलवार संत थे जिनमें एक महिला थी, एकमात्र महिला थी जिनका नाम था आंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया था? बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से रविदास ने किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शंकराचार्य के बारे में बात की जाए, शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक या आचार्य माने जाते हैं? तो आपका अद्वैतवाद बिल्कुल सही हो जाएगा, अद्वैतवाद से माने जाते हैं। यहाँ पे वाद और प्रवर्तक से आपका क्वेश्चन 100% एक पूछा जाता है, तो यहाँ से आप ज़रूर अपना देख के जाइए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बताना है कि बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। ये किसका है? तो कबीरदास का है रचना, पंक्ति इसको आप ध्यान रखेंगे। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तो रामानंद इनके गुरु का नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस कवि की पंक्ति है? तो रैदास की है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जितनी भी आपकी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो एकदम अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, तो आपका बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये आपका कबीरदास की पंक्ति है। इसको तुलसीदास कई लोग इसको कर देते हैं, ये ध्यान रखिए, कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, क्या जामा क्या मस्जिद, क्या काबा कैलाश में। पूरी पंक्ति है ना इस तरह से। तो ये दोहा जो है ये किस संत का है? तो ये कबीर का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनकी दो और काफ़ी ज़्यादा पंक्ति पूछी जाती है, बीत गए दिन भजन बिना रे, और एक था काहे रे नलिनी तू कुमलानी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। यह जो उक्ति है ये किस रचनाकार की है? तो नानक देव। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को भी आप देख लीजिए, जपूजी साहिब, अस्सी दीवार, रहीराज, सोहिला, नसीहत नामा, ये सब जो है गुरु नानक की रचनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हरडे वाणी किसकी रचना है? हरडे वाणी किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये गुरु नानक की हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरडे वाणी। चलते हैं आगे। एक मिनट, ये हरडे वाणी किसकी है? दादू दयाल की रचना है। ये माफ़ी चाहूँगी मैं, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकी और भी 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपका हरडे वाणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दादू दयाल की, और अंगवधु काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अंगवधु। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्गुणवादी संप्रदाय की स्थापना, इन्हें दादू पंथ के नाम से जाना जाता है। ये दादू दयाल के बारे में आपका क्वेश्चन था। आगे चलते हैं यहाँ पे, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय। तो ये जो संत कवि है ये किसका है? यहाँ पे कबीर का हो जाएगा ये पंक्ति, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। इनमें से श्री हरि गुरु साहब का संकलन किसने किया है? श्री गुरु साहब का संकलन किसने किया है? तो अर्जुन देव ने किया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन पूछा जा रहा है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, और 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ध्यान रखेंगे। चलते आगे, निम्न में से किस कवि को की उलटबासियाँ प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कबीरदास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखिए, कबीर की उलटबासियाँ है, बिहारी के श्रृंगार परक भक्ति परक दोहे है, सूरदास के वात्सल्य कृष्ण भक्ति प्रेम है पद हैं और रहीमदास के नीति के दोहे हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? तो नानक आपके संत काव्यधारा के कवि हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मसी कागज छुओ नहीं, कमल गहो नहीं हाथ।
तो ये पंक्ति किसके लिए है? यहाँ पे कबीरदास के लिए है, ध्यान रखेंगे। इनका देख लीजिए, सूरदास का एक पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछा था, उधो तुम हो तुम अपनो जतन करो उधो तुम हो अति बड़भागी। इस तरह से बहुत सारी इनकी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय, ये रहीम की पंक्ति है। और ये देखिए तुलसीदास के बारे में बताया जा रहा है। हुलसी इनकी माता का नाम होता है तुलसीदास की। तो इस यही इनकी पंक्ति में कहा जा रहा है। रहीम की पंक्ति है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सूफ़ी काव्य की तरफ। सूफ़ी काव्य अब हम देख लेते हैं। संत काव्य हमने देख लिया, जो भी इम्पोर्टेंट था उसमें से जो पूछा जाता है वो सब हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं सूफ़ी काव्य की। तो सूफ़ी काव्य में पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो तुलसीदास की रामचरितमानस है, ये तो सही है। कुतुबन की मृगावती है, ये भी सही है। जायसी का पद्मावत है। मंझन का चित्रावली नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। मंजन मधुमालती का होता है और शेख उस्मान का चित्रावली है, ये दोनों भी आप ध्यान रखेंगे। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंद्रायन के बारे में बताना है, तो मुल्ला दाऊद डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा चंद्रायन का। आगे चलते हैं। मुल्ला दाऊद कृत लोर कथा किस भाषा में यहाँ कहा गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवधी में। एक मिनट, अवधि में कहा गया है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से हिंदी प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी के प्रथम सूफी कवि पूछा जा रहा है और मुल्ला दाऊद यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आप जान लीजिए इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। और सूफी संतों में सैली मन सवी में ये लिखते थे, ये भी आप ध्यान रखें। हीरा मन सुआ का उल्लेख किस में मिलता है? तो यहाँ पे पद्मावत में देखने को मिलता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हीरामन तोता जो है गुरु का प्रतीक होता है, हीरामन तोता, और इसी में उल्लेख है इसका पद्मावत में। आगे ध्यान रखिए, ये सब आप इसको एक बार देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रत्नसेन, जो भी बात इसमें कहा गया ना वो सब ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। रत्नसेन मन का आत्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है, ये आपका अच्छा ठीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ यानी हीरा मन तोता किसका? गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि पूछा जाता है क्वेश्चन में। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ये पूरा इसमें जो पात्र दिया गया ये एक प्रतीक के रूप में आपका दिखाया गया है। चलते हैं आगे। चंदायन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लोर कथा पर आधारित है। किस लोर कथा पर आधारित है? तो चैनैनी, यहाँ पे आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चैनैनी लोक कथा पर आधारित है चंदायन का मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो ये आपका अवधि में रचित है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी की रचना है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी और सभी रचनाओं को भी आप देख लीजिए। चलते हैं आगे। बहसी पक्षी बोलवी बहुशाखा बहुभाखा करही हुलास देखी के शाखा, तो ये किसका है? जायसी का रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी किसके अंदर आ जाएंगे? प्रेम मार्गी भक्ति के अंदर आ जाएंगे। प्रेम मार्गी भक्ति धारा के अंदर आ जाएंगे, सूफी काव्य जिसमें आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है पद्मावत, ये किस भाषा में रचित है? तो अवधी में रचित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जायसी के पद्मावत निम्न में से क्या है? तो समासोक्ति है, ध्यान रखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी है, तो नफ़ज़ अली यहाँ पे बी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा सूफी काव्य कंप्लीट हो गया है। राम काव्य पर हम बढ़ रहे हैं और राम काव्य पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। लगभग हमने यहाँ पे 95 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिया है और हमारा 200 का टारगेट है, तो क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी देखते हैं आगे। कृष्ण गीतावली पूछा जा रहा है। कृष्ण गीतावली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कृष्ण देखकर बहुत कोई सूरदास इसको लगा देते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं को भी आप देख लीजिए। इनकी रचना राम ललाल नछू
वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, ये सब इनकी रचना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसो जो श्री राम मह तो ही न भवतो वभव प्रीति भव भीति। यह कथन पूछा जा रहा है आपका किसका है। अस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, जैसो जो श्री राम मह तो ही न तह भव भीति। यह किसमें है? रत्नावली में लिखा गया है। रत्नावली रचना, यहाँ पे आपका रत्नावली की रचना है। कथन रत्नावली का कथन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखना है रत्नावली किस कवि की पत्नी थी। ध्यान रखेंगे रत्नावली किसकी पत्नी थी, तो तुलसीदास की थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और रत्नावली की ही पंक्ति अभी हमने देखा। आगे ये सब आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे। रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बिल्कुल देखने को चांसेस है मिल सकता है। तो शिव पार्वती जो है वक्ता श्रोता है। काक भुषुंडी और गुरुड़ के बीच भी जो है इसमें संवाद दिखाया गया है। और याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के बीच में भी दिखाया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन तीनों का ही इसमें संवाद देखने को मिलता है वक्ता और श्रोता के रूप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक देख लीजिए, तुलसीदास और संत समाज ने भी इसको पढ़ के सुनाया था। यानी कि वक्ता और श्रोता की संख्या अगर देखा जाए इस पुस्तक में तो 4 है। शिव पार्वती, काक भुषुंडी और गरुड़, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, तुलसीदास और संत समाज। चलते हैं आगे। दोहावली किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे तो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है दोहावली। और इनकी और प्रमुख रचना हनुमान बाहु, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सब भी ध्यान रखिए। चलते आगे। विनय पत्रिका बताना है किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचरितमानस बताना है। रामचरितमानस की रचना जो है किस भाषा में रचित है, तो ये अवधी में रचित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये सब आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। रत्नावली दोहा जो है संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो रत्नावली के द्वारा रचा गया है। रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की पत्नी थी। रत्नावली दोहा संग्रह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति या पंक्ति जो है किस रचनाकार की है, तो तुलसीदास की है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब भी आप देख लीजिए। इसमें तुलसीदास के द्वारा रचित ये 2 और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। और एक है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग बट में प्राण। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। वैसे 12 है, 12 ग्रंथ माना इन्होंने। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, ये 12 कौन कौन है इसको आप ज़रूर देख लीजिए। ये आपका यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। रामचरितमानस, राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। यहाँ से आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सा है, तो यहाँ पे रामचंद्रिका बहुत ही राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। रामचंद्रिका किसकी है, तो केशव दास की है। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाके प्रियना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बेरी सम जपही परम स्नेही। ये जो उक्ति है या जो पंक्ति है किसकी है, तुलसीदास की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीकृत विनय पत्रिका बताना है किस भाषा में रचित है, तो विनय पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा में रचित है। इसको अवधि ना कर लें, काफ़ी गलतियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अवधि काफ़ी लोग लगा देते हैं, लेकिन विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रचित है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। विनय यहाँ पे बताना है तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नरहरिदास। नरहरिदास यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे कौन किसके गुरु थे, किस तरह से ये आगे बढ़ा, ये जो दीक्षा परंपरा है, गुरु दीक्षा परंपरा। तो यहाँ पे देखिए राघवानंद थे पहले, उससे उनके गुरु हैं रामानंद। रामानंद के गुरु हुए अनंतानंद, फिर नरहरिदास हुए और उसके बाद तुलसीदास हुए, ठीक है।
तो इस तरह से है। और तुलसीदास की रचना को इन्होंने रचना को 12 प्रामाणिक रचना माना है। ये सब हमने देख ही लिया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है तुलसीदास में रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7 कांड है और 7 कांड आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको ज़रूर आप पढ़ के जाएं। आपका अगर आप बिहार एस्टेट दे रहे हैं तो भी ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये आपका क्रम में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो दास्य भाव की थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। तो अग्नि परीक्षा बताना है तुलसी, आचार्य तुलसी की हो जाएगी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिय राममय सिय राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यह आपने सुना भी होगा ये पंक्ति, ठीक है। तो तुलसीदास की रचना जो है ये कहाँ से ली गई है। तो रामचरितमानस से ली गई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए, कौन हो जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ। तुलसीदास का जन्म जो है राजापुर, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाकी भी आप देख लीजिए यहाँ पे। सूरदास की रचना देख लीजिए। सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली, मीराबाई की रचना गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा, गीत गोविंद और मलार राग। तुकाराम की रचना है अभंग भक्ति कविता। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो यहाँ पे दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस तीनों है। यामा नहीं है। यामा आपका महादेवी वर्मा का है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए कृष्ण काव्य पर। कृष्ण काव्य में यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई। तो यह जो पंक्ति है यह किसकी है ये आपको बताना है। तो मीराबाई की ये पंक्ति है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में अगर बात करें तो मीराबाई कृष्ण भक्त की कवित्री थी और इनका जन्म राजस्थान में 1498 में हुआ था। 16वीं सदी की मानी जाती हैं और इनका प्रमुख जो रचना है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद गीत गोविंद की टीका। यहाँ पे बताना है रसखान किस भाषा के कवि माने जाते हैं। तो ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन बताना है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिलियो नहीं कोई। तो कोई वेद नहीं मिल रहा है किसको, महादेव। यहाँ पे आपका मीरा सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा में बताना है तो ये तो अवधि में है। कबीर ग्रंथावली भी नहीं होगा, पद्माकर भी नहीं होगा, रसखान रचना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। गीता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रेम वाटिका का में वर्णन है, किसका वर्णन देखने को मिलता है। तो किसका वर्णन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला देखने को मिलती है प्रेम वाटिका में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। तो कुल 53 दोहा इनकी लघु कृति है रसखान की, ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तक कौन है। तो सूरदास यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। तो मारवाड़ी। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 4 बोलियों में राजस्थानी भाषा के अंतर्गत 4 बोलियाँ आती हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिण राजस्थानी मालवी। ये सब हमने बोलियों में भी कंप्लीट किया था। आगे चलते हैं। सूरदास की कृतियों की भाषा बताना है तो ब्रज भाषा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ वल्लभाचार्य राइट ऑप्शन हो जाएंगे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य।
ठीक है, सूरदास को नहीं लगाएंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज पूछा जाए किसे कहा जाता है, तब आप सूरदास को लगा सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यहाँ बताना है। तो विष्णु स्वामी, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय बल्लभाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, यहाँ बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे निम्बार्काचार्य, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। आगे देख लेते हैं नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है। नंददास रस मंजरी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाव विलास किसका है, तो देव का है, कवि देव का। और ललित ललाम यहाँ पे मतिराम का है। और छत्रसाल दशक किसका है, भूषण का है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना नरोत्तम दास की है। तो नरोत्तम दास की सुदामा चरित आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रुक्मणी मंगल किसका है, नंददास का है। हनुमान नाटक आदि यहाँ पे हृदय राम का है। और जानकी मंगल हमने देखा तुलसीदास का है। चलते हैं आगे। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, इसमें से बताना है। तो नंददास भी हैं, सूरदास भी हैं और कृष्णदास भी हैं। तो यहाँ पे नाभादास नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह देखने को मिलता है। तो साहित्य लहरी, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह साहित्य लहरी में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप से क्वेश्चन आपका देखने को ज़रूर मिलता है। तो गोविंद स्वामी भी है, सूरदास भी है, चित स्वामी भी है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हरिदास। आगे चलते हैं, कौन कौन है यहाँ पे आप देख लीजिए आठों को एक बार। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये चार किसके हैं, बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और नंददास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी, ये चार किसके हैं, विट्ठल नाथ के हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानंद किसके, मतलब परमानंद जो है किसके शिष्य हैं और चतुर्भुज दास किसके शिष्य हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी देखने को बन जाता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको गलत करा सकता है अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वात्सल्य रस का सम्राट पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे। तो सूरदास हो जाएंगे। सूरदास कहाँ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के जो कवि है, इसमें कृष्ण काव्य की जो रचना की है वो ब्रज भाषा में की है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सूरदास के बताना है जो गुरु हैं वो कौन हो जाएंगे। तो सूरदास के गुरु रामानंद, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है। तो ये किसकी हो जाएगी, मीराबाई, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रामानंद नहीं होगा, यहाँ पे वल्लभाचार्य होगा ना। वल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ का अष्टछाप में आपने देखा है, दोनों का कवि का वर्णन देखने को मिलता है। और यहाँ वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। माफ़ी चाहूँगी, ये जल्दी जल्दी में मैंने स्किप हो गया माइंड से, तो मैंने आपको ये बता दिया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीरा किसे अपना इष्ट देव या आराध्य मानती है। तो कृष्ण को मानती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन होंगे। तो प्रेम वाटिका हमने अभी भी देखा है, तो रसखान यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें बात की जाए तो रसखान का पूरा नाम क्या है। तो सैयद इब्राहिम इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। सूरदास, इनमें से कौन सी रचना है सूरदास को, साहित्य लहरी, साहित्यालोचन, साहित्य दर्पण, साहित्य मंजरी। तो सूरदास का पूछा जा रहा है, तो साहित्य लहरी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये भी मुझे बताते हुए चलिएगा। यहाँ पे बताना है, तो देखते हैं किसका कौन सा होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसका है, दयानंद सरस्वती का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। सुरसागर यहाँ सूरदास का है। भक्तमाल नाभादास का है। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक का सी डी बी ए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिन गोपाल बैरिन भई कूंजे,
बिन गोपाल बैरिन भई कूंजे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सूरदास, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, यह किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है इसमें से भक्ति काल का कवि कौन सा नहीं है? तो दिनकर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दिनकर किसके हैं? तो द्विवेदी काल के कवि है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम पहुँच गए हैं रीतिकाल पे। लगभग 200 क्वेश्चन हम करेंगे, तो अभी रीतिकाल भी लगता है हमारा फिनिश हो जाएगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना आधुनिक काल से। तो पूरा आधुनिक काल हम देखेंगे कल, लगभग 200 और तीसरे दिन तो हमारा पूरा जो पुरस्कार है, पत्रिका है, यहाँ से आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। भक्ति काल के कवि इनमें से बताना है कौन नहीं है। तो कौन नहीं है भक्ति काल के? तो बिहारी, क्योंकि ये रीतिकाल के कवि हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है बतरस लाल लाज की लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है बताना है? तो बिहारी दास की है, ध्यान रखेंगे, बिहारी लाल की है। इनमें से किस कवि के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ किसने नहीं लिखा है? तो बिहारी ने नहीं लिखा। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई, जो कि 713 दोहों का संग्रह है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो केशव दास, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचनाओं को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब है। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचनाओं में भाषाई और शाब्दिक क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है भाव विलास और रस विलास की कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? तो देव हो जाएंगे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी अन्य रचना भी आप देख लीजिए। आगे चलते हैं। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव दास, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। मोही तो मेरे कवित बनावत, यह जो पंक्ति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका घनानंद सही हो जाएगा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो भूषण, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सोलंकी राजा रुद्र ने इनको कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। भूषण वीर रस के कवि है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपके तो ऐसे ही बन गए। छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, दोनों इनकी रचना है। रामचंद्रिका पूछा जा रहा है किस कवि की कृति है? तो केशव दास यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? विज्ञान गीता। देखिए, आपको अगर इसका जो रचना काल आपको देखना है कि मुझे सारे ही रचना काल को देखना है, तो आप मेरे टेलीग्राम में जा सकते हैं। मैंने आपको पूरे आदि काल, पूरा भक्ति काल, पूरा संत राम काव्य, सूफी काव्य सारा, और रीतिकाल और आधुनिक काल के तो सारे नहीं कर सकती, पर कुछ कुछ का मैंने अभी इसमें डाला है, सारे ही डाल दूँगी। तो जितने भी रचना और रचना काल से संबंधित आपके हैं, जितने भी रचनाएं लिखी गई हैं आदि काल में, भक्ति काल में, वो सब मैंने आपको PDF के थ्रू आपको भेज दिया है। ठीक है, टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ से जाके उसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको सभी रचना और रचनाकार एटलीस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, 1-2 पेज का, ये ज़्यादा नहीं है। तो सब इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। वीर रस के कवि कौन है? तो भूषण हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनकी सभी रचनाओं को देख लीजिए। चलते हैं आगे। कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल, यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ बताना है कौन से कवि इनमें से रीतिकाल का नहीं है? तो कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते, गागर में सागर की उक्ति किसके लिए है? तो बिहारी लाल के लिए है, सी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। तो कहीं 713, कहीं 719 भी देखने को मिलता है दोहा छंद। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हमारा आधुनिक काल शुरू हो चुका है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग। तो चलिए भारतेंदु युग हम देख लेते हैं। जो डिटेल क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल काल आपको फिनिश की है, तो वहाँ से आप वो सब
अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें करवाई जा रही है जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारतेंदु युगीन नहीं है कौन? कौन भारतेंदु युगीन नहीं है? तो यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक नहीं होगा, स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक, भारतेंदु युगीन नहीं होंगे। आगे चलते हैं, भारतेंदु युग के रचनाकार इनमें से कौन नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये तीनों आपके हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बताना अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी है? तो अमीर खुसरो के ढंग पर किसने लिखी है? तो भारतेंदु, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल किसकी पंक्ति है ये? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनकी आप सभी देख सकते हैं। जो भी मैं आपको हिंदी साहित्य की पीडीएफ दे रही हूँ, बहुत ही कंसाइज वे में बहुत अच्छे से आपको सभी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है। तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में आपको और भी जीके के भी रिलेटिवली बहुत सारे जीके के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, और जो कि बहुत ही आसानी से आपको बहुत सारे तथ्य देखने को मिलेंगे एक साथ। तो आप पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं और उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु। ठीक है, चलते हैं द्विवेदी युग पे। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनके बारे में आप ये जान लीजिए। इनका जन्म 1864 में, मृत्यु 1938 में हुई, और एक महान साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक थे। इनकी बात की जाए तो द्विवेदी युग में इनका आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग को कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। द्विवेदी युग का समय जान लीजिए, 1900 से 1918। और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, सरस्वती पत्रिका। कब से किया था? 1903 से 1920 तक किया था। ये सब बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे, कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष प्रेमीपुरी को कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो मैं यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी, सी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, राष्ट्रीय माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ पे ये सब। आगे चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को काव्य भाषा ब्रज भाषा नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? ब्रज भाषा में किसने नहीं किया है काव्य? तो मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तीनों आपका ब्रज भाषा में रचना करते थे। अब देखिए, आप जब आपको मैं रचना अलग से करवाऊंगी, अभी उपन्यास, कहानी, जितनी भी रचनाएं हैं वो सब करवाऊंगी, तो और भी अच्छे से आपको डिटेल में सभी प्रैक्टिस हो जाएंगे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरने की। ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने सुनी होगी, और डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा से ली गई है ये, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ये भी आप रचना, ये जो पंक्ति है इसको भी ध्यान रख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। उद्धव शतक बताना है, उद्धव शतक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी देखिए, नाथूराम शर्मा जो यहाँ पे शंकर, इनका शंकर सरोज, गर्भन्य भंडार रहस्य, शंकर सर्वस्व और अनुराग रत्न, ये इनकी रचना है। सुमित्रानंद पंत का उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, ये सब आप देख सकते हैं। दिनकर की रचना, रेणुका, रसवंती, दिल्ली, उर्वशी, सामधेनी, हुंकार, धूप और धुआं, ये सब। चलते आगे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किससे कहा जाता है? तो प्रिय प्रवास, यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है प्रिय प्रवास। ये जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनकी अन्य रचना भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चोप दे, चोखे चोप दे,
ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। अधखिला फूल, रुक्मणी परिणयन, परिणय और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है यशोधरा, केकई, उर्मिला आदि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध है ये मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा का एक आता है, केकई का आता है, उर्मिला का, ये तीनों का ही अलग अलग इन्होंने कविताओं के माध्यम से जो उपेक्षित नारी पात्र हैं उनका कविता में वर्णन किया है। उर्वशी, यशोधरा, ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। जयदत्त वध बताना है किसका है। जयदत्त वध किसका हो जाएगा। जयदत्त वध किसका हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं आगे, ये सब आप देख सकते हैं रोक के। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। तो किसको दिया है, मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया है। और दिनकर जी को वाइस राष्ट्रपति का सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम है इनका। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का चित्र सुकुमार कवि भी कहते हैं। ये सब बातें भी आप ध्यान रखेंगे। सुमेलित करना है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैथिली शरण गुप्त साकेत बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र भारत भारती, हरिश्चंद्र भारत भारती ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे यही सही है। अज्ञेय, नदी के द्वीप, ठीक है, और हरियोध की प्रिय प्रवास। चलते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त के इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित है। तो साकेत में सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिम किरीटनी बताना है किसकी रचना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मि रथी के रचयिता कौन है। रश्मि रथी के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये सब आप देख सकते हैं रोक के। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, यहाँ पे प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिए। आधुनिक युग की तुलसी, युग का तुलसी किसे कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी रचना को पढ़ लीजिए। तो एक्सप्लेनेशन को देखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते। द्विवेदी युगीन बताना है जय भारत के रचनाकार कौन हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, नील देवी नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नील देवी किसका है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, यह ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो आधुनिक युग के किस काल से है मैथिली शरण का गुप्त, द्विवेदी युग से है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। सब देख लीजिए। छायावाद के कौन कवि है। छायावादोत्तर युग के कौन कवि हैं। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हल्दी घाटी बताना है। हल्दी घाटी, तो यहाँ पे श्याम नारायण पांडे बिल्कुल सही हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। आगे चलते हैं। भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदेही वनवास बताना है किसकी है। तो वैदेही वनवास किसकी हो जाएगी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी दिनकर की रचना है, यहाँ पे दिनकर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसी रचना में, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। ये सब बातें आप ध्यान रख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। और रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की परीक्षा, रसवंती, रेणुका, ये सब इनकी रचना है। कितनी नाव में कितनी बार में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1978 में। किसको, अज्ञेय जी को, ये भी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है।
आगे की और रचना है भग्नदूत, चिंता, सुनहरे सवाल, इल्तियम, नैन, कितनी नाव में कितनी बार, पूर्वा, सागर मुद्रा, ये सब रचना ध्यान रखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी की और सिया राम शरण गुप्त की। बापू काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और मौर्य विजय, सिया राम शरण गुप्त की ध्यान रखेंगे। छायावाद पे चलते हैं। जब हम इसका कहानी उपन्यास देखेंगे अलग से तो और भी विस्तृत क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरे 600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो 600 क्वेश्चन आपको उसी में कंप्लीट किए जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत बता रहा है कौन सी कृति उनकी नहीं है। तो देखिए पल्लव इन्हीं की कृति है, स्वर्णधूलि भी और वीणा भी। कुरुक्षेत्र इनकी रचना नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किसकी है तो दिनकर की कवि है, रचना है कुरुक्षेत्र, ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत को माना है किसने, शुक्ल ने। शुक्ल के अनुसार देना है, जयशंकर प्रसाद ऐसे माना जाता है, तो ये आपको नहीं बताना है। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ युग्म कौन सा गलत है। तो और ज़्यादा देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका ये तो गलत ही लग रहा है, जयशंकर प्रसाद का लोकायतन नहीं है। वात्स्यायन प्रेमचंद का, तो बी ही ऑप्शन सही था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे चलते प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। तो प्रकाशन वर्ष के यहाँ आप देख लीजिए, मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में। कुकुरमुत्ता के कवि कौन हो जाएंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनकी और भी रचना है जिसको आप ध्यान रखिए। निराला जो है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं और इनकी रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, अनिमा, बेला, आराधना, नए पत्ते, अप्सरा, काले कारनामे और इंदुलेखा यहाँ पे रचना देखने को मिलता है। मुक्त छंद बताना है, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है, तो मुक्त छंद में बताना है तो कौन हो जाएंगे, निराला हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो केचुआ छंद भी कहा जाता है मुक्त छंद को, ध्यान रखिए। और मुक्त छंद की परंपरा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, निराला हो जाएंगे। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं यह बताना है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सर्ग हैं कुल कामायनी में। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935 में लिखी गई है और ये इनकी अंतिम रचना है, ये भी ध्यान रखेंगे। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, तो यहाँ बताना है श्रद्धा किसका प्रतीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हृदय का। श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। यहाँ पे देख लीजिए 15 जो सर्ग हैं वो 15 सर्ग कौन कौन से हैं, क्रमशः देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो यहाँ से दे दिया गया था 4 और पूछा गया था कौन इसमें ऊपर नीचे दे दिया गया था और बताना है क्रम में कौन सा है, तो इसको सबको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनके बारे में जान लीजिए। तो आधुनिक युग छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक है महादेवी वर्मा और इनकी रचना निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा ये सब जो है इनकी रचना है। और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, ये भी ध्यान रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस की एकमात्र कवित्री मानी जाती है। मैं नीर भरी दुख की बदली, जो ये काव्य पंक्ति है किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो निहार इनका प्रथम काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे आप इसको डेट वाइज याद रखिए क्योंकि आपका महादेवी वर्मा से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्रम से पूछा जाता है। तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, निहार, उसके बाद रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, ये सब इनकी रचना हो जाएगी। अग्निरेखा, यामा, नीलंबरा,
रेखा चित्र के अतीत के चलचित्र और विस्मृति की रेखाएं, ये सब आपके रेखा चित्र में आ जाएंगे। और संस्मरण में इनकी रचना है पथ के साथी और मेरा परिवार। ठीक है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम्हें ढूंढेगी पीड़ा, ये किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की है। रहस्यवादी कवित्री मानी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इनकी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये सब तो आपने देख लिया अभी, जितने भी कविता संग्रह। रेखा चित्र पूछा जाता है इनका, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये दो इनका रेखा चित्र है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनका, अगर मैं बात करूँ तो। और संस्मरण में देखा जाए तो पथ के साथी और मेरा परिवार, ये दो जो इनका है संस्मरण है। और निबंध की बात की जाए तो छंदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ये सब इनका निबंध है, इसको ध्यान रखेंगे। युगांत बताना है, युगांत के कवि कौन हो जाएंगे? तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी अन्य रचना भी आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, सर्वधूली, स्वर्णधूली, वीणा, युगांत, गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, मानसी, युगवाणी, स्वर्ण किरण, युगांतर, कला और बूढ़ा चांद पूछा जाता है, कला और बूढ़ा चांद ध्यान रखेंगे। अतिमा, अतिमा भी आपका पूछा जाता है। उत्तरा, लोकायतन भी पूछा जाता है। चिदम्बरा, चिदम्बरा इनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए ही मिला था। और हिंदी साहित्य में पहला पुरस्कार जो है इन्हें ही मिला था, चिदम्बरा के लिए, ये भी बात ध्यान रखेंगे। कानन कुसुम के कवि कौन हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद के देखिए सभी रचनाओं को आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कानन कुसुम इनकी रचना है। और अन्य रचना प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, सभी ये काव्य हैं। और कंकाल, तितली, इरावती इनका उपन्यास है। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती इनका उपन्यास है। और छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। और सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्राश्चित, राजश्री और अजातशत्रु ये इनके नाटक हैं। ठीक है, तो इनके और भी कई नाटक हैं। प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो ये तो इनके बारे में कुछ संक्षिप्त में यहाँ पे दिया गया था। छोड़ो मतिया सुख का कन है, यह उक्ति किसकी है? तो किसकी होगी ये? यहाँ पे देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अच्छा 200 पार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो हमारा 200 ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह 2-3 हम एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। चलिए 5 तक कर लेते हैं, 205 तक। उसके बाद इस तरह से 5-5 हम एक्स्ट्रा लेंगे तो वो जो हमारा एक्स्ट्रा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो है पंक्ति, इसको आप देख लीजिए, ये पंक्ति आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। दिख जीवन जो आता पाता ही आया विरोध, दिख साहत जिसके लिए सदा ही किया शोध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। निराला का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलन का नाम मन मत लो, मैं विरह में चीर हूँ, महादेवी वर्मा का है। और भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल कनिया, ये किसका है? अज्ञे का है, ये भी ध्यान रखेंगे। निहार किसकी रचना है बताना है। तो निहार किसकी है? महादेवी वर्मा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1930 में प्रकाशित हुआ था प्रथम संस्करण निहार। ठीक है, निहार जो है इनकी पहली कविता संग्रह है। और इसके अलावा बात की जाए तो इस कविता की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अन्य रचना भी आप यहाँ पे देख लीजिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। ये जो उक्ति है, यह जो कथन है, ये किसका है? महादेवी वर्मा का है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से ये पंक्ति मैंने कई बार देखा है, बीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्ति है, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। तो ये आपका सुमित्रा नंदन पंत का है। इनकी प्रमुख रचना आप देख लीजिए, प्रमुख रचना इनकी, तो मिलन के पल 2-4,
विरह के कल्प अपार सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। और रचना इनकी पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम आदि इनकी रचना है। रूपाभ नाम से इनकी मासिक पत्रिका भी छपती है। रूपाभ ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुमित्रानंद पंत से संबंधित ये सभी बातों को आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, पसंद आए या नहीं आए, किस तरह, और जो हम कल जो करेंगे, कल का तो सेशन काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। संपूर्ण जितना भी हमारा उपन्यास है, कहानी है, ये सब हम कल देखेंगे। तो कल लगभग कर लेंगे हम, तो 400 से प्लस क्वेश्चन कल हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद परसों हमारा पूरा साहित्य यहाँ पे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद भी और भी जो भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, जो एग्ज़ाम के लिए वैल्यूबल है, वो सब मैं आपको करवाऊँगी। तो कहीं मत जाइएगा, लौट कर ज़रूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।